सो हाय गाइस, आई होप दैट यू गाइस आर ग्रेट एंड डूइंग गुड। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया और ये वन गो सीरीज का ही पार्ट है। ठीक है, तो एक वीडियो में हम पूरा चैप्टर करेंगे और इस चैप्टर का अगर मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दूं, मतलब कि तुम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ोगे, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि ये चैप्टर तुम्हें देखो लंबा चैप्टर है, मैं मानता हूँ, बट ये चैप्टर काफी ज्यादा आसान भी है क्योंकि ये जो तुमने जितने भी इस चैप्टर में हम नाम पढ़ेंगे, ज्यादातर के नाम तुमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुने होंगे और मतलब कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर काफी ज्यादा आसान है क्योंकि तुम्हें इसमें से बहुत सारी चीजों के बारे में पहले से ही पता है। ठीक है, बस तुम उसको थोड़ा और ज्यादा डिटेल में जाके पढ़ोगे। ठीक है, और अब देखो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर, अगर तुम मतलब इससे पहले अगर तुम कोई नोटबुक या पेन लेके नहीं बैठे हो या फिर अपनी टेक्स्ट बुक भी नहीं लेके बैठे हो, तो दोनों में से एक काम कर लो। या तो नोटबुक और पेन ले आओ और साथ ही साथ नोट्स बना लो, नहीं तो अ, अपनी बुक ले आओ और जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं उनको अंडरलाइन करना चालू कर दो। ठीक है, अब पढ़ते हैं, अब शुरू होती है कहानी। तो देखो भाई, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, मतलब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, तो उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने वॉर लोन्स लिए। ऑफ कोर्स पहली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए उन्होंने ब्रिटिशर्स ने वॉर लोन लिए। ठीक है, अब वॉर लोन्स को रीपे करने के लिए उन्होंने हमारे ऊपर, यानी उस टाइम पे इंडियंस के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए। ठीक है, मतलब गलती इन्होंने की और उसका भुगतान हमें करना पड़ रहा था। बट फिर भी अ, कह सकते हैं हम इसमें हमने रीपे करा, हमें जबरदस्ती रीपे करना ही पड़ा था। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने वॉर लोन्स लिए और उसको रीपे करने के लिए उन्होंने इंडियंस के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि जब टैक्सेस बढ़ा दिए गए तो जो बेसिक कमोडिटीज यानी बेसिक जो चीजें हैं उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब जब बेसिक प्राइसेस मतलब बेसिक चीजों के प्राइसेस बढ़ गए तो जो मिडिल क्लास थे और कुछ ऐसे लोग जो इतना अर्न नहीं कर पाते तो उनको काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था इस टाइम पे। ठीक है, अब देखो ब्रिटिशर्स ने वॉर लोन्स ले लिए। ठीक है, वॉर लोन्स लेने से उन पे पैसे भी आ गए और उन पैसों से उन्होंने अपनी जो चीजें हैं, मतलब गन्स वगैरह हैं जो वॉर के लिए रिक्वायर्ड है, वो सारी चीजें भी उन्होंने खरीद ली। ठीक है, तो अब उनके पास जो बेसिक जो चीजें हैं, मतलब मनी और अ, जो उनके पास हथियार वगैरह है वो उनके पास हैं। बट अब जो ब्रिटेन है वो देखो छोटी सी जगह है। ठीक है, और उसमें उतने सारे सोल्जर्स थे नहीं, या फिर मतलब उतने सारे सोल्जर्स थे नहीं, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ब्रिटिशर्स ने फोर्स रिक्रूटमेंट करी और उन्होंने हमारी कंट्री से बिना किसी परमिशन के सोल्जर्स लेने चालू कर दिए। मतलब समझ लो ये एक एक पर्सन है जो इंडिया में रहता है, मतलब ये एक इंडियन सिटीजन है। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इस ए को ये लेके जाते थे और अपने लिए लड़वाते थे, अपनी कंट्री के लिए लड़वाते थे। ठीक है, तो अब इसमें देखो दिक्कत इस बात की थी कि जितने भी इंसिडेंट मैं बता रहा हूँ इससे जो इंडियंस थे, मतलब हमारे अंदर बीच हमारे हमारे बीच में ना एक गुस्सा सा आ गया था और यहाँ से हमने सोचना शुरू कर दिया था कि नहीं भाई, अब तो बहुत ज्यादा हो गया, अब हमें इन्हें भगाना है, मतलब हमें अपनी कंट्री में इनको रखना ही नहीं है। अब इनको हमें बस ये चाहिए कि अब हमारी कंट्री से भाग जाए। तो बेसिकली जब इन्होंने फोर्स रिक्रूटमेंट करी तो जो हमारी कंट्री के जो लोग थे उनको बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि पहली बात तो वो बिना किसी परमिशन के हमारी कंट्री से सोल्जर्स लेके जा रहे थे। अब अगर तुम लोग सोच रहे हो कि भाई यहाँ पे डरने की कोई बात है, तो डरने की कोई बात नहीं थी। हमारी कंट्री के जो लोग थे वो डरते नहीं थे, बस उन वो इसलिए नहीं लड़ना चाह रहे थे ब्रिटेन के लिए, क्योंकि अच्छा देखो इसको ऐसे समझो, अगर उनको ये बोला जाता कि चलो हम तुम्हें अपनी कंट्री के लिए लड़वाते हैं, मतलब इंडिया के लिए अगर उनको लड़ने के लिए बोला जाता तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो लड़ भी लेते, क्योंकि इस टाइम वो अपनी कंट्री के लिए लड़ रहे हैं, किसी और कंट्री के लिए नहीं लड़ रहे। ठीक है, लेकिन अब अगर उनको किसी और कंट्री से लड़वाया जाए तो एक वो आता है ना कि भाई एक तो मैं तुम्हारी कंट्री का पार्ट भी नहीं हूँ, तब भी तुम मुझसे जबरदस्ती लड़वा रहे हो, तुमने मेरे को अपनी आर्मी में भी बिना किसी परमिशन के घुसेड़ दिया है। तो इस वजह से जो इंडियंस थे उनके बीच में बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ने लग गया टुवर्ड्स ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो अब 1918 और 1919 के बीच में एक क्रॉप फेलियर हुई थी, मतलब जो फसल थी वो बर्बाद हो गई थी। अब जाहिर सी बात है कि जब फसल बर्बाद हो गई तो खाने की शॉर्टेज हो गई। ठीक है, अब खाने की शॉर्टेज हो गई तो एक एपिडेमिक फैला। ठीक है, इस एपिडेमिक की वजह से 12 से 13 मिलियन लोग मारे गए।
ठीक है? अब यहाँ पे मैंने मारे गए बोला है, तो यहाँ पे तुम डाई मतलब डेड या फिर डाई वर्ड की जगह तुम यूज़ करना पेरिश्ड, ठीक है? पेरिश जो तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है बेसिकली, ठीक है? क्योंकि उससे तुम्हारा आंसर काफ़ी सुंदर लगेगा, ठीक है? तो इस टाइम पे 1918 से 1919 के बीच में क्रॉप फेलियर हुई थी, मतलब क्रॉप बर्बाद हो गई थी। तो इसकी वजह से फूड शॉर्टेज हुई थी और मैंने जैसे बताया कि इससे एक एपिडेमिक फैल गया था। जैसे अभी के टाइम पे पैंडेमिक है कोरोना, तो उस टाइम पे एपिडेमिक फैल गया था जिससे 12 से 13 मिलियन लोग मारे गए थे। ठीक है? अब यहाँ तक तो चलो फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ पे सब हमारी कंट्री के साथ जो हो रहा है वो हम मतलब किसी और की वजह से नहीं हो रहा, ठीक है? अब देखो, अब क्या हुआ कि समझ लो इतना जो खाना है ये हम नॉर्मली प्रोड्यूस कर लेते हैं, मतलब हर साल हम इतना खाना प्रोड्यूस कर लेते थे, ठीक है? लेकिन इस टाइम पीरियड के दौरान हम सिर्फ इतना ही खाना प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है? अब पहले हम इतना खाना प्रोड्यूस कर पाते थे, अब सिर्फ इतना ही खाना प्रोड्यूस कर पाए। अब देखो कितनी शॉर्टेज हुई खाने की, ठीक है? अब इसमें से भी एक जो मेजर अमाउंट था खाने का, समझ लो इतना 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 जो खाना था, ये ब्रिटिशर्स यूरोप में दे देते थे, यूरोप में बेच देते थे या फिर यूरोप को दे देते थे। तो अब हमारे पास जो एक तो कम खाना था, उसमें से भी इन्होंने एक जो लार्ज अमाउंट था वो यूरोप को दे दिया, ठीक है? तो अब इसकी वजह से हमारे पास और भी कम खाना बच गया। तो इसकी वजह से भी लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया ब्रिटिशर्स के खिलाफ, मतलब ब्रिटिशर्स के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा लोग गुस्सा हुए और यहीं से मतलब इससे पहले भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे, लेकिन इस चैप्टर में बता रहा हूँ, यहीं से बहुत बहुत ज़्यादा ही लोग गुस्सा होने लग गए ब्रिटिशर्स से और उनको अब था कि भाई अब हमें हमें अपनी कंट्री आज़ाद करवानी है कैसे ना कैसे करके, ठीक है? तो अब बात कर लेते हैं गांधी जी के बारे में। अब जिनको नहीं पता उनको बता दूँ, गांधी जी कुछ टाइम के लिए साउथ अफ्रीका गए थे, ठीक है? तो गांधी जी ने वहाँ पे सबसे पहले सत्याग्रह स्टार्ट करी थी। अब सत्याग्रह क्या होता है मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बताऊँगा, ठीक है? अभी सिर्फ इतना जान लो कि गांधी जी ने वहाँ पे सत्याग्रह सबसे पहले साउथ अफ्रीका में स्टार्ट करी थी और इन 1915 में इंडिया वापस आ गए, ठीक है? अब बात करते हैं सत्याग्रह क्या होती है, ठीक है? तो सत्याग्रह का बेसिकली आइडिया ये है कि अगर तुम्हारा जो कॉज़ है, मतलब अगर तुम लड़ रहे हो और जिसके लिए लड़ रहे हो, अगर वो लोगों के वेलफेयर के लिए है और तुम खुद अपने लिए नहीं लड़ रहे हो, ठीक है? और तुम इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हो, मतलब तुम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हो और जो तुम्हारा रीज़न है लड़ने का वो भी लोगों के वेलफेयर के लिए ही है, तो तुम्हें कोई भी फिज़िकल वॉयलेंस यानी तुम्हें अपना हाथ नहीं उठाना पड़ेगा, मतलब तुम्हें मुक्के, घूंसे, लात ये सब नहीं इस्तेमाल करनी पड़ेगी अपने ऑपरेसर को हराने के लिए। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि तुम्हें जो ऑपरेसर है उसको अंदर से ये बिलीव करवाना है कि भाई जो तू कर रहा है वो गलत है एंड यू शुडंट बी डूइंग दिस, ठीक है? तो गांधी जी का सत्याग्रह का आइडिया बेसिकली यही था और गांधी जी के बारे में जैसे मैंने तुम्हें बताया कि साउथ अफ्रीका में उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह करी थी। अब मैं बताता हूँ क्यों करी थी। उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट साउथ अफ्रीका में इसलिए करी थी, क्यों करी थी? उन्होंने करी थी रेसिज्म के खिलाफ। रेसिज्म मतलब अ, साउथ अफ्रीका में पहले ब्लैक्स को व्हाइट के इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता था, ठीक है? तुमने अपने इंग्लिश की बुक में भी पढ़ा होगा, अगर तुम्हारी बी हाइव है तो तुमने उसमें नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें भी बेसिकली यही स्टोरी थी कि वहाँ पे ब्लैक्स और व्हाइट्स को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। ब्लैक्स को बहुत ही बहुत ज़्यादा नीचे नीचे माना जाता था व्हाइट्स से और गांधी जी का खुद स्किन टोन जो था वो डार्क था, तो उनको भी ये प्रॉब्लम साउथ अफ्रीका में फेस करने को मिली थी, मतलब उनको भी इन प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा था, ठीक है? जब वो साउथ अफ्रीका में थे। तो अब वापस से सत्याग्रह आइडिया पे आ जाते हैं। तो मैंने जैसे तुम्हें बताया कि अगर मतलब जो तुम्हारा रीजन है जिसके लिए तुम लड़ रहे हो, अगर वो बेसिकली सोसाइटी के वेलफेयर के लिए है और तुम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हो, तो तुम्हें कोई भी फिजिकल वायलेंस नहीं चाहिए अपने ऑपरेसर को हराने के लिए। तुम्हें बस अपने ऑपरेसर को अंदर से बिलीव करवाना है कि दैट जो तुम कर रहे हो वो गलत है और तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ कि तुम उसको लड़ाई करके, मतलब उससे तुम लड़ झगड़ के उसको सच्चाई दिखाओ कि अब ये जो तुम कर रहे हो वो गलत है और मैं तुम्हें मुक्का मारा, अब तुम्हें ये नहीं करना, ठीक है? तो बेसिकली यही था। अब इसमें देखो, इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहला, अगर तुमने अपने ऑपरेसर को अंदर से ये बिलीव करवा दिया कि अ, अब तुम्हें ये सब नहीं करना है क्योंकि इससे लोगों का बहुत बहुत बुरा हो रहा है, ठीक है? तो अगर तुमने उनका बेसिकली हृदय परिवर्तन कर दिया, भारी हिंदी वर्ड, अगर तुमने बेसिकली उनका हृदय परिवर्तन कर दिया, तो
फ्यूचर में ऐसे चांसेस हैं कि वो नहीं करेगा क्योंकि उसका जो वो अब पर्सन जो था वो नहीं है, अब वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है, वो अंदर से ही चेंज हो चुका है, ठीक है? लेकिन अगर तुमने उससे लड़ झगड़ के ज़बरदस्ती ही अपनी बात मनवाई तो फ्यूचर में ये ज़रूर हो सकता है कि मतलब ये होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसको गुस्सा आए और वो अपनी बदला लेने के चक्कर में फिर से वॉयलेंस को टेक ओवर करे और फिर तुमसे वॉयलेंटली सारी चीज़ें करवाए और फिर से बेसिकली बदला ले। ठीक है? तो यही था सत्याग्रह का आइडिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए 1915 में, तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ के हालात तो भी मतलब यहाँ के हालात भी ज़्यादा अच्छे हैं नहीं। तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे सत्याग्रह मूवमेंट करी इन चंपारण, बिहार में। इनके सपोर्ट में करी, उन्होंने करी इंडिगो प्लांटर्स के सपोर्ट में सत्याग्रह करी। अब क्या हुआ था? देखो, इंडिगो मतलब नील, ठीक है? नील, इंडिगो मतलब नील होता है। तो क्या होता है देखो, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बेसिकली बिहार में लोगों को बोला था कि भाई तुम लोग एक मिनट मैं जरा इरेज कर दूं। तो उन्होंने बिहार में लोगों को बोला था कि भाई तुम हमारे लिए नील की खेती करो और हम उसके लिए तुम्हें पे करेंगे और जो भी करना है हम करेंगे, ठीक है? बट अब दिक्कत इस बात की है कि जब एक मिनट, ये क्या हो रहा है? जब ब्रिटिशर्स के पास आर्टिफिशियल तरीका आ गया जिससे वो खुद इंडिगो बना सकते थे, मतलब उनको अब फार्मर्स की जरूरत थी नहीं, एग्रीकल्चर की कोई जरूरत नहीं थी जिससे वो अपना इंडिगो बना सके। मतलब वो आर्टिफिशियल तरीके से अपना इंडिगो जब उन्होंने बनाना सीख लिया, फिर बेसिकली उन पे तरीका आ गया, तो उन्होंने प्लांटर्स को कह दिया, जो इंडिगो प्लांटर्स थे उनको मना कर दिया कि भाई अब तुम मत बनाओ, अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि भाई अब तो ठीक है ना, अब तो वो आजाद हो गए, अब जो फार्मर्स थे अब तो वो आजाद हो गए, अब तो बल्कि उनको खुश होना चाहिए। नहीं, दिक्कत की बात है। क्या है अब बताता हूँ। देखो, इंडिगो मतलब जो नील है, इसमें बेसिकली ये होता है कि तुमने समझ लो इस एरिया में तुमने इंडिगो उगाई, ठीक है? यहाँ पे तुमने नील की खेती करी, नील के लिए मैंने नीला कलर ले लिया। तो यहाँ पे तुमने नील की खेती करी, ठीक है? अब इस पर्टिकुलर फील्ड में तुम नील के अलावा कुछ नहीं उगा सकते। मतलब अब अगर तुमने नील की खेती करी, उसको हार्वेस्ट भी कर दे, तो उसके बाद भी जब तुम इस पे कुछ उगाना, मतलब बेसिकली ये जो फील्ड है, अब ये फील्ड बंजर बन चुकी है और अब इस फील्ड पे इंडिगो के अलावा कुछ और उग ही नहीं सकता है। अब जब ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया है प्लांटर्स को कि अब हम तुमसे नहीं खरीदेंगे क्या बोलते हैं इसको, इंडिगो, तो अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है जिससे वो अपने पैसे कमा सके, ठीक है? उनके पास जिनका जो भी सोर्स ऑफ इनकम था वो खाली ब्रिटिशर्स थे जो उनको पे करते थे इंडिगो प्लांट करने के लिए। लेकिन जब ब्रिटिशर्स के पास ये ऑप्शन आ गया कि वो आर्टिफिशियली अपने लिए इंडिगो प्लांट कर सकते हैं, मतलब आर्टिफिशियली वो इंडिगो बना सकते हैं, तो इन्होंने इनको मना कर दिया, प्लांटर्स को मना कर दिया। अब इनके पास कोई चारा ही नहीं था क्योंकि उनकी फील्ड तो बंजर हो चुकी थी। अब इंडिगो का उनका कोई काम था नहीं, इंडिगो से ये पैसे कमा सकते नहीं थे और अपनी फील्ड के ऊपर वो इंडिगो के अलावा अब कुछ उगा भी नहीं सकते क्योंकि बेसिकली उनकी जो फील्ड है वो बंजर हो चुकी है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे गांधी जी ने इंडिगो प्लांटर्स के लिए यहाँ पे सत्याग्रह करी। मैंने कुछ ज्यादा ही समझा दिया ये वाला पॉइंट। अब ज्यादा नहीं समझाऊंगा, अब जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही समझाऊंगा, ठीक है? तो दूसरी सत्याग्रह मूवमेंट करी गांधी जी ने 1917 में खेड़ा में, जो कि गुजरात का एक पार्ट है, ठीक है? तो यहाँ पे क्यों करी? यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे क्रॉप फेलियर हुई थी, यहाँ पे क्रॉप फेलियर हुई थी, जो फार्मर्स थे उनको बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता था और बेसिकली अब उनकी क्रॉप फेलियर हो गए थे, तो जाहिर सी बात है कि वो अब उतना नहीं कमा पा रहे थे। इनकम थी वो बहुत कम हो गई थी, मतलब बहुत कम थी। तो अब वो इतना टैक्स पे नहीं कर पाते थे, मतलब इतना टैक्स वो नहीं पे कर पा रहे थे क्योंकि उनकी जो क्रॉप थी वो तो खराब हो गई थी, वो तो बंजर हो गई थी, ठीक है? तो यहाँ पे गांधी जी ने फार्मर्स के हेल्प के लिए यहाँ पे एक सत्याग्रह मूवमेंट करी। अच्छा, अब एक और पॉइंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से थोड़ा ज्यादा समझाऊंगा लेकिन अच्छा अच्छा समझा रहा हूँ, ठीक है? तो मतलब अच्छा समझा रहा हूँ, अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मतलब अच्छा पॉइंट समझा रहा हूँ। तो समझ लो, गांधी जी ने प्रॉमिस करा कि मैं तुम्हारा 50% जो टैक्स है उसको उसको कम करवा दूंगा। लेकिन गांधी जी कितना कम करवा पाए? खाली 30%। मतलब ये एक्चुअल फिगर्स नहीं है लेकिन मैं खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो गांधी जी ने 50% का बोला लेकिन वो 30% ही करवा पाए कम, ठीक है? तो अब तुम लोग सोचोगे कि नहीं भाई, अब तो ये मूवमेंट फेल हो गई। नहीं, यहाँ पे मूवमेंट फेल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अब देखो, ये स्टार्टिंग थी इंडिया में सत्याग्रह मूवमेंट की। ये बेसिकली उन कुछ इवेंट्स में आता है जहां जहां से इंडिया में सत्याग्रह मूवमेंट चालू हुई थी, ठीक है?
तो ये एक सक्सेसफुल मूवमेंट थी, क्योंकि पहले देखो अगर गांधी जी ना होते, यहाँ पे सत्याग्रह मूवमेंट ना चालू करते वो इस पर्टिकुलर जगह पे, तो उनको पहले जो फार्मर्स थे उनको 100% टैक्स पे करना पड़ता, ठीक है। लेकिन अब गांधी जी आए और उन्होंने 30, मतलब भले ही उन्होंने 50% का वादा करा, लेकिन वो 30% ही करवा पाए। तो फिर भी कितना ज्यादा टैक्स रिलैक्सेशन हुआ तुम खुद ही देख सकते हो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब 1918 अहमदाबाद गुजरात में भी गांधी जी ने एक सत्याग्रह करी, और ये जो थी ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो सत्याग्रह मूवमेंट थी ये कॉटन मिल ओनर्स के खिलाफ करी, जो कि इंडियन ही थे। मतलब ये नहीं था कि मैं सत्याग्रह मूवमेंट करूंगा तो मैं सिर्फ ब्रिटिशर्स के खिलाफ करूंगा। जहां पे गांधी जी को गलत होता दिख रहा था, तो उन्होंने वहां पे सत्याग्रह मूवमेंट करी। तो ये जो सत्याग्रह मूवमेंट थी ये इंडियंस के खिलाफ ही थी, जो कॉटन मिल ओनर्स थे उनके खिलाफ थी। और किनके सपोर्ट में करी थी? वो करी थी कॉटन मिल ओनर्स के सपोर्ट में गांधी जी ने यहाँ पे सत्याग्रह मूवमेंट करी थी, ठीक है। तो हमने 3 जगहें पढ़ी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला 1916 में करी थी चंपारण बिहार में, दूसरा 1917 खेड़ा गुजरात में करी थी, और लास्ट है 1918 अहमदाबाद गुजरात में करी थी, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम रॉलेट एक्ट के बारे में, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से ऐसी चीजें तुम पढ़ोगे जो 5 मार्कर क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब जरा दिमाग खोल के बैठना, मतलब दिमाग खोला ही हुआ होगा, मतलब छोड़ो यार, मैं जोक बेकार है। अगला देखते हैं, मतलब रॉलेट एक्ट क्या होता है। तो रॉलेट एक्ट बेसिकली इतना 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 क्या बोलते हैं, इतना पावरफुल एक्ट समझ लो, इतना इतना पावरफुल एक्ट था कि इसने इतनी ज्यादा पावर्स दे दी ना गवर्नमेंट को। कैसे? अब देखो, जब रॉलेट एक्ट लागू हुआ तो इसके तहत जो गवर्नमेंट थी वो किसी भी पॉलिटिकल लीडर को बिना किसी ट्रायल के 2 साल के लिए जेल में डाल सकती है। ट्रायल मतलब बेसिकली होता है सुनवाई। तो जो गवर्नमेंट थी वो किसी भी पॉलिटिकल लीडर को वो जेल में डाल सकती थी 2 साल के लिए, मिनिमम 2 साल के लिए डाल सकती थी, बिना किसी ट्रायल के। मतलब उसको कोर्ट में पेश ही नहीं किया जाएगा जो पॉलिटिकल लीडर है, मतलब उसको ये भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा कि वो जो कोर्ट है वहां पे जाके ये बता सके कि, मतलब वो अपने पॉइंट्स रख सके जिससे ये साबित हो कि वो गिल्टी है या नहीं है, ठीक है। तो पॉलिटिकल लीडर को ये भी ऑप्शन नहीं था, और वो 2 साल के लिए मिनिमम जेल में जा सकता है बिना किसी ट्रायल के, ठीक है। और यहाँ पे एक और चौंका देने वाली बात ये थी कि जो मतलब किसी भी पॉलिटिकल लीडर को बिना किसी रीजन के भी जो गवर्नमेंट थी वो जेल में डाल सकती थी, ठीक है। तो यही कुछ था रॉलेट एक्ट के बारे में, जो तुम्हें थोड़ा सा बेसिक आइडिया मिलना चाहिए था, मैंने दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ देखो, अब जो गांधी जी थे उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, इनके खिलाफ उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च करी, ठीक है। बेसिकली हड़ताल लॉन्च करी। अब जब गांधी जी ने ये लॉन्च करी तो बहुत सारी जगहों पे रैलीज निकली, स्ट्राइक्स निकले, लोग मतलब स्ट्राइक्स करने लगे, लोग प्रोटेस्ट करने लगे बहुत सारे पार्ट्स के कंट्री में, ठीक है। मतलब बहुत सारी कंट्री के पार्ट्स में, एक मिनट, मेरे शब्द जंबल वर्ड्स खेल रहे हैं। कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में लोगों ने रैलीज निकाली, स्ट्राइक्स करी और प्रोटेस्ट वगैरह करने चालू कर दिए, ठीक है। अब इन सबको खत्म करने के लिए, अब देखो गांधी जी हमेशा नॉन वायलेंस के साथ थे। मतलब उनका ये था कि भाई हमें कभी भी लड़ाई नहीं करनी है, हमें सब कुछ नॉन वायलेंट तरीके से सब कुछ सेटल करना है, ठीक है। तो जितनी भी रैलीज वगैरह थी ये सब नॉन वायलेंट थी, सत्याग्रह का ही सब आइडियोलॉजी सब फॉलो करते थे, ठीक है। तो जब ब्रिटिशर्स ने ये सब देखा कि भाई ये लोग तो हम पे अटैक ही नहीं कर रहे हैं, अब उनके पास, मतलब देखो बेसिकली ये था कि समझ लो, तुम ही लोग समझ लो, तुम लोग हो, ठीक है। अब समझ लो मैं तुम्हें रूल करता हूँ, ठीक है। अब ऐसा ऑप्शन है कि मैं अगर तुम्हें मार, मतलब ऐसे तुम पे कोई राइट नहीं है कि तुम लोग मुझे मारो, ठीक है। लेकिन अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो इसके बहुत सारे चांसेस है कि तुम लोग भी मुझे वापस से मार दो, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स का यही था कि यार जब तक ये हम पे अटैक नहीं कर रहे, हम इन पे अटैक कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने एक पीसफुल प्रोसेशन पे फायर कर दिया, ठीक है। बस इसलिए ताकि जो लोग हैं वो गुस्से में आ जाए और वो भी लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ करनी चालू कर दें। तो ब्रिटिशर्स ने एक पीसफुल प्रोसेशन पे फायर कर दिया, तो लोगों को इससे बड़ा गुस्सा आ गया कि यार तुमने हम पे कैसे फायर करा बिना फालतू के। तो लोगों ने भी फिर वॉयलेंस को एक्सेप्ट कर लिया और लोगों ने भी लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ करनी चालू कर दी, ठीक है। अब इससे गांधी जी को बहुत बुरा लगा था, क्योंकि बेसिकली वो वॉयलेंस के खिलाफ थे, ठीक है। अब पढ़ते हैं जलियांवाला बाग। अच्छा, ये जो इंसिडेंट हुआ ये तुमने पहले भी पढ़ा होगा, बट अच्छा इसके 2 पॉइंट समझो।
ये वाला जो इंसिडेंट है, ये अगर तुम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर वैसे भी मतलब इंडिया के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो भी बहुत ज्यादा पता चलेगा तुम्हें कि कितना बुरा हुआ था। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं जलियांवाला बाग। तो मैंने जैसे तुम्हें बताया कि लोगों ने वायलेंस को एक्सेप्ट कर लिया, तो लोगों ने मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन सबको रोकने के लिए एक लॉ इम्पोज किया, मार्शल लॉ। इसमें बेसिकली क्या है कि इसमें भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती। जैसे अभी के टाइम पे कोरोना चल रहा है, तो लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि अ, भाई बीमारी है, फैल जाएगी। ठीक है, तो जो मार्शल लॉ है इसका भी यही था। मतलब मार्शल लॉ नहीं फैलता था भाई, कुछ भी मत सोचो। मार्शल लॉ जो था, इसमें बेसिकली मार्शल लॉ के अकॉर्डिंग कहीं पे भी भीड़ इकट्ठा मतलब भीड़ जमा नहीं हो सकती। ठीक है, तो मार्शल लॉ ये कहता है कि कहीं पे भी भीड़ जमा नहीं हो सकती। अब जब मतलब ये क्यों क्यों लगाया गया था कि वो मैंने तुम्हें बता दी, क्योंकि लोग जब वायलेंट हो गए थे, मैंने पिछले से पिछली वाली स्लाइड में जैसे मैंने तुम्हें समझाया। ठीक है, तो अब बताता हूँ क्या हुआ। तो देखो 13 अप्रैल 1919 का ये दिन था। उस दिन बैसाखी फेयर था, अमृतसर में था। अमृतसर में बैसाखी फेयर मनाया जा रहा था। तो बहुत सारे लोग जो अमृतसर मतलब उस पर्टिकुलर एरिया के थे नहीं, जो बहुत दूर दूर से आए थे, वो लोग भी अटेंड करने आए थे, और जो पास के गाँव वाँव के लोग थे वो भी अटेंड करने आए थे। तो बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया में मार्शल लॉ लगा हुआ है। अब इसको ऐसे देखो कि उस टाइम पे कोई व्हाट्सएप वगैरह तो था नहीं कि लोग एक दूसरे को टेक्स्ट कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे मत आओ, यहाँ पे ना मार्शल लॉ लगा हुआ है, बाद में कभी आना तो आना। ठीक है, तो उस टाइम पे ऐसे व्हाट्सएप वगैरह तो था नहीं, तो लोग इन्फॉर्म भी नहीं कर सकते थे। तो जो लोग बहुत दूर दूर से आते हैं उनको कुछ आइडिया नहीं था कि यहाँ पे मार्शल लॉ, इस पर्टिकुलर जगह पे मार्शल लॉ इम्पोज किया गया हो, तो हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो वो लोग तो भाई फेयर को अटेंड करने आए थे। और कुछ लोग जो थे, जो फेयर अटेंड मतलब उनका जो फेयर अटेंड तो करने ही आए थे, लेकिन उनका मेन मोटिव था कि वो पीसफुली प्रोसेशन का पार्ट थे। ठीक है, पीसफुल प्रोसेशन, पीसफुली प्रोसेस प्रोटेस्ट कर रहे थे बेसिकली, समझ लो। मतलब बेसिकली ये सोच विचार कर रहे थे कि अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ऐसे वगैरह। ठीक है, तो कुछ लोग सिर्फ फेयर अटेंड करने आए थे और कुछ लोग पीसफुल प्रोसेशन कर रहे थे। अब उस टाइम का जो कमांडर था वो था भाई जनरल डायर। ये इंसान उस टाइम पे कमांडर थे। ठीक है, ये उस टाइम पे कमांडर थे। तो इन्होंने क्या किया, मार्शल लॉ लगा हुआ, तो इन्होंने अपने ट्रूप्स के साथ ये गए, जलियांवाला बाग के अंदर गए, और जितने भी एग्जिट पॉइंट्स है सबको क्लोज कर दिया, और अपने ट्रूप्स को बोला कि भाई ओपन फायर कर दो। मतलब अंधाधुंध गोली चलाई गई, इतनी सारी गोलियां चलाई गई, इतने ज्यादा लोग मरे। अब यहाँ पे एक इंसिडेंट मैं बताता हूँ, तुम्हारी बुक में नहीं है, मैं बताता हूँ। देखो वहां पे एक कुआं था। ठीक है, वहां पे एक कुआं था और इतनी ज्यादा गोलियां चलाई जा रही थी, समझ लो ये कुआं है। ठीक है, तो वहां पे एक कुआं था, तो इतनी ज्यादा गोलियां चलाई जा रही थी कि इस पे इसके अंदर लोगों ने कूदना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे थे कि यार बाय चांस अगर हम इसके अंदर कूद जाएं तो मतलब गोली लगेगी तो हम पक्का ही मरेंगे, लेकिन बाय चांस अगर हम कुएं के अंदर कूद जाए तो हो सकता है हमें गोली मतलब गोली तो नहीं लगेगी और हो सकता है हम जिंदा बच जाएं। ठीक है, लेकिन अब इतने ज्यादा लोग इसके अंदर कूद गए कि जो लोग नीचे थे वो दब के ही मर गए। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट था। ठीक है, अब जब जो ये जनरल डायर ने ये सब किया, तो लोगों को बेसिकली मतलब इतना मतलब तुमने इतना सब किया है, तो लोग गुस्सा हो गए कि उन्होंने बेफालतू में ही इतनी ज्यादा फायरिंग करी और इतने ज्यादा लोग मरे। मतलब बच्चे मरे, फीमेल्स मरी, और जो बुजुर्ग थे वो मरे। मतलब बहुत ज्यादा ही लोग मरे, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लोगों की डेथ हुई। और वहाँ पे एक इंसिडेंट मतलब वहाँ पे अगर तुम जाओगे उस पर्टिकुलर जगह पे, तो वहाँ पे अभी भी जो गोलियों के निशान है वो छपे हुए हैं। ठीक है, तो अब जब जनरल डायर ने ओपन फायर कर दिया और इतने ज्यादा लोगों की डेथ हुई, तो लोग जो क्राउड थी वो एंग्री हो गए। मतलब उनको गुस्सा, लोग को गुस्सा आया, और उन्होंने फिर से इसको इसको रिस्पॉन्ड में वॉलेंट तरीके से इसको रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, अब गवर्नमेंट के पास एक फ्री हैंड आ गया था, क्योंकि अब मैंने जैसे तुम्हें बताया गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई था नहीं कि ये हम पे अटैक नहीं करते तो हम इन पे कैसे अटैक कर दे। लेकिन जब लोगों ने अटैक करा, जब मतलब इस टाइम पे देखो यहाँ पे जो जलियांवाला बाग में जो जनरल डायर ने फायर करा, इस पे इसलिए तो इनके पास इसके लिए इनके पास बहाना था कि भाई मार्शल लॉ इम्पोज हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, तो इसके लिए इनके पास बहाना था। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ तुक नहीं बनता कि इतने ज्यादा लोग मार दिए।
बट फिर भी ये इनसे अगर पूछा जाता तो ये बता देते कि भाई मार्शल लॉ लगा था इसलिए मैंने फायरिंग करी, ठीक है? तो इनके पास एक बहाना था। लेकिन जब जो क्राउड थी वो गुस्सा हो गई तो उन्होंने भी वॉयलेंस को एक्सेप्ट कर लिया और लोगों ने वॉयलेंट तरीके से रिस्पॉन्ड किया, ठीक है? अब जब लोगों ने मतलब लड़ाइयाँ-वड़ाइयाँ करनी चालू कर दी तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके हाथ खुल गए, ठीक है? अब उनके पास ये ऑप्शन आ गया था कि भाई अब हम भी मार सकते हैं क्योंकि अब हम पे अटैक किया जा रहा है तो हम भी अटैक कर सकते हैं। तो इसके रिस्पॉन्ड में उन्होंने बहुत ही ब्रूचुअल तरीके से लोगों पे मारा, मतलब समझ लो लड़ाइयाँ हुई, ठीक है? इस इंसिडेंट के बाद भी गांधी जी को बहुत बुरा लगा। उनका ये था कि भाई अगर तुम अगर लड़ाई ना करते तो ये सब होता ही नहीं, ठीक है? तो अब देखते हैं खिलाफत मूवमेंट के बारे में, खिलाफत मूवमेंट क्या थी, ठीक है? तो जो खलीफा है यहाँ पे जो तुम पढ़ रहे हो, ये बेसिकली जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, तो उस टाइम पे क्या था कि ये इस्लामिक वर्ल्ड मतलब जो मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते हैं, उनके ये स्पिरिचुअल हेड थे, ठीक है? और ये ऑटोमन एम्पायर के एम्परर भी थे, मतलब किंग थे। ऑटोमन एम्पायर मतलब प्रेजेंट डे टर्की, ठीक है? तो खलीफा जो थे वो उस टाइम पे क्या मतलब हाँ, जो खलीफा थे वो स्पिरिचुअल हेड थे मुस्लिम रिलीजन को जो लोग फॉलो करते हैं उनके लिए, ठीक है? और वो ऑटोमन एम्पायर यानी प्रेजेंट डे टर्की के वो एम्परर भी थे, ठीक है? तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो इनके ऊपर एक हार्श पीस ट्रीटी साइन की गई जिसकी वजह से जो अ, मुस्लिम लोग थे जो मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते हैं, उनको ये लगने लगा कि भाई हम हमें हमें डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, हमारी बेसिकली बेइज्जती की जा रही है, ठीक है? तो अब यहाँ से जो मुस्लिम्स थे, उनके भी दुश्मन बेसिकली ब्रिटिशर्स ही बन गए। क्यों? क्योंकि जो पीस ट्रीटी खलीफा पे इम्पोज की जा रही थी, वो भी ब्रिटिश ने ही की थी, ब्रिटिशर्स ने ही की थी, ठीक है? तो अब मुस्लिम्स के भी काइंड ऑफ एनिमी ब्रिटिश गवर्नमेंट ही बन गई थी, ठीक है? अब खिलाफत कमेटी देखो कब फॉर्म हुई थी, खिलाफत कमेटी बताता हूँ। मार्च 1919 बॉम्बे में खिलाफत कमेटी फॉर्म हुई, ठीक है? अब जब ये इंसिडेंट हुआ था, तो गांधी जी को लगा कि भाई अब हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। इससे क्या होगा, इससे जो हिंदूज़ एंड मुस्लिम है, हम उनको यूनाइट कर सकते हैं और इससे कंट्री को आज़ादी मिलने में बहुत आसानी होगी, ठीक है? तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने अली ब्रदर्स जो कि शौकत अली एंड मोहम्मद अली है, ये इनके साथ मिल गए और इन्होंने खिलाफत कमेटी फॉर्म हुई थी, ठीक है? तो इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने की सोची, गांधी जी एंड शौकत अली एंड मोहम्मद अली ने मिलके, ठीक है? अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है, अब पढ़ते हैं, बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में कैलकाटा सेशन में बताया गया। कैलकाटा सेशन में सबसे पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की डिमांड रखी गई। कब था? 1920 सितंबर, ठीक है? अब देखो गांधी जी जो थे, उन्होंने अपनी बुक हिंद स्वराज में ये लिखा था कि जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में, वो सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि इंडियंस ने उनके साथ कोऑपरेट करा। अगर इंडियंस उनके साथ कोऑपरेट ना करते, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हम पे रूल कर पाते, ठीक है? उसके बाद जो गांधी जी थे, उन्होंने ये बोला कि जितने भी तुम्हें टाइटल्स दिए गए हैं, उनको सरेंडर कर दो। मतलब बेसिकली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो आइडिया था, वो भी यही था, ठीक है? तो गांधी जी ने बोला कि जितने भी तुम्हें टाइटल्स मिले, टाइटल्स मैं समझाता हूँ, नहीं समझ आया होगा तो देखो, हम गांधी जी को बुलाते हैं महात्मा गांधी। तो जो महात्मा है वो भी एक टाइटल है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, लेकिन फिर भी जो महात्मा है वो एक टाइटल है। तो ऐसे गांधी जी ने बोला कि जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तुम लोगों को टाइटल्स दिए, मतलब जितने भी लोगों को टाइटल्स मिले हैं, उन सबको सरेंडर कर दो और बोलो कि हमें ये सब नहीं चाहिए, ठीक है? जो टाइटल्स है उनको बॉयकॉट कर दो। ऐसे ही जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, उसको बॉयकॉट कर दो, कोर्ट्स वगैरह, मतलब सबको बेसिकली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का उसको बॉयकॉट करना चालू कर दो, ठीक है? काउंसिल इलेक्शंस मतलब इलेक्शंस वगैरह को बॉयकॉट करना चालू कर दो। लेकिन अब देखो दिक्कत इस बात की थी कि जो कांग्रेस में जो कुछ लीडर्स थे वो इलेक्शंस को बॉयकॉट करना नहीं चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था कि भाई एक ही तो रास्ता है जिससे हम बेसिकली पावर गेन कर सकते हैं। तो कुछ लीडर्स जो थे वो ये नहीं चाह रहे थे कि हम लोग इलेक्शंस को बॉयकॉट करें। और दूसरा ये था कि कुछ लोगों को लगा था कि भाई इससे भी लोग वायलेंट हो सकते हैं और फिर से वायलेंस मतलब बहुत ज्यादा वायलेंस हो सकता है, ठीक है?
अब फाइनली नागपुर सेशन दिसंबर 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया गया और यहाँ से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू हो गई। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टाउन्स में क्या हुआ, टाउन्स में मैं बताता हूँ क्या हुआ। जो हेडमास्टर्स थे और जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बेसिकली स्कूल्स और कॉलेजेस में जाना बंद कर दिया। हेडमास्टर्स ने स्कूल्स और कॉलेजेस से रिजाइन कर दिया। जो एक मिनट, जो लॉयर्स थे उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस को वो बॉयकॉट करना चालू कर दिया। ठीक है, लॉयर्स जो लीगल प्रैक्टिसेस फॉलो करते थे उसको उन्होंने छोड़ दिया। इलेक्शंस को वर्कआउट करना लोगों ने चालू कर दिया। लोगों ने खादी पहनना चालू कर दिया। खादी क्या होता है मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी तुम लिख सकते हो लेकिन मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, वहां पे तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, लोगों ने खादी पहनना चालू कर दिया। और लेकिन देखो, इलेक्शंस बॉयकॉट करी गई लेकिन एक पार्टी ने नहीं करी, जिसे बोलते हैं मतलब जिसका नाम था जस्टिस पार्टी। इन्होंने इलेक्शंस को बॉयकॉट नहीं करा। साउथ इंडिया की पार्टी है। ठीक है, इन्होंने क्यों बॉयकॉट नहीं करा मैं बताता हूँ। देखो, ये एक नॉन ब्राह्मण पार्टी थी। नॉन ब्राह्मण पार्टी मतलब इसमें जो मेंबर्स थे वो ब्राह्मण नहीं थे, वो और मतलब और कास्ट के थे लेकिन वो ब्राह्मण नहीं थे। ठीक है, अब इनका ये मानना मतलब उस टाइम पे ब्राह्मण्स जो थे उनको बहुत ज्यादा ज्ञानी माना जाता था और मतलब सारी चीजें बेसिकली उनको उनको बहुत ज्यादा ऊपर ऊपर माना जाता था। ठीक है, तो जो जस्टिस पार्टी बनाई गई थी उनका ये उसका मानना ये था कि हम तभी पावर गेन कर सकते हैं जब हम काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि मतलब वो नॉन ब्राह्मण पार्टी थी और उनको पावर्स चाहिए थे, उनको भी बेसिकली इज्जत चाहिए थी सोसाइटी में। तो उन्होंने उन्होंने इलेक्शंस बॉयकॉट करने से मना कर दिया। उनका मानना था कि इलेक्शंस ये एक रास्ता है जिनसे हम पावर गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो और ये एक 1 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे अंडरलाइन जरूर कर लेना या फिर लिख जरूर लेना। ठीक है, अब देखते हैं इससे इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ा। देखो, इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ा। जो फॉरेन गुड्स का इंपोर्ट था वो ऑलमोस्ट हाफ हो गया, 102 करोड़ से 57 करोड़। ठीक है, देख लो इससे तो ब्रिटिशर्स थे उनको कितना ज्यादा इफेक्ट हुआ था जब लोगों ने ये सारी चीजें बॉयकॉट करना चालू कर दिया। अब जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसका जो प्रोडक्शन था वो भी बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। ठीक है, अब मतलब लोग फॉरेन गुड्स और सर्विसेज को बॉयकॉट कर रहे थे और इंडियन के गुड्स और सर्विसेज को एक्सेप्ट कर रहे थे ताकि उनका उनका कम हो और हमारा बेसिकली बढ़े। ठीक है, तो उनको बॉयकॉट किया जा रहा था और हम इंडियंस की अब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उनका प्रोडक्शन और वो जो इनकम थी वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई थी। ठीक है, अब इसकी कुछ दिक्कतें थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखो, बट फिर भी मैं बताता हूँ क्या हुआ था। देखो, जो उस टाइम पे लोगों ने स्कूल जाने बंद कर दिए और कोर्ट्स वगैरह जाने बंद कर दिए, इलेक्शंस वगैरह बॉयकॉट करने चालू कर दिए, लेकिन इसकी दिक्कत ये थी कि भाई उस टाइम पे जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे वो सब फॉरेन थे, मतलब ब्रिटिशर्स के थे। बहुत ही कम इंडियन इंस्टीट्यूशंस थे, बहुत ही कम। तो लोगों के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था कि वो अब जहाँ से वो अपनी मतलब जॉब कंटिन्यू कर सकें या फिर अपनी जो एजुकेशन है उसे कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए जो स्टूडेंट्स थे और जो हेडमास्टर्स थे वो वापस से अपनी स्कूल्स और कॉलेजेस में जाने लग गए और लॉयर्स ने वापस से फिर से अपनी लीगल प्रैक्टिसेस को फॉलो करने लग गए और काउंसिल मतलब अब ये धीरे धीरे कम होने लग गया। तो लोग अब धीरे धीरे फॉरेन गुड्स वगैरह को भी एक्सेप्ट ही कर रहे थे। मतलब क्यों, पहला रीजन तो मैंने बता दिया, इंडियन इंस्टीट्यूशन की कमी होना। दूसरा, धीरे धीरे सिटीज में जो ये मूवमेंट थी ये स्लो डाउन होने लग गई। अब खादी खादी मैंने तुम्हें अभी बताया था, अब थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ क्या है खादी। तो खादी बेसिकली इंडियन क्लोथ है। ठीक है, तो जब लोग ये बॉयकॉट कर रहे थे फॉरेन गुड्स, मतलब फॉरेन जो क्लोथ था उसको बॉयकॉट कर रहे थे, तो लोगों ने खादी पहनना चालू करा। खादी एक इंडियन क्लोथ है। ठीक है, तो लोगों ने खादी पहनना चालू करा, लेकिन दिक्कत इस बात की थी कि जो खादी था वो कंपेरेटिवली जो फॉरेन क्लोथ था उससे बहुत ज्यादा महंगा था। ठीक है, तो लोगों की उतनी ज्यादा इनकम नहीं हो पाती थी कि वो खादी को ही खादी के साथ कंटिन्यू कर सके, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। ठीक है, तो ये भी एक वन ऑफ द रीजंस है जिसकी वजह से जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है वो धीरे धीरे कम होने लग गई थी। ठीक है, अब कंट्री साइड, जो कंट्री साइड में जब हम पढ़ेंगे तो इसमें 2 स्टोरीज हैं, लेकिन मैं बहुत देर बोल लिया और तुम भी बहुत देर पढ़ लिए, तो जरा एक ब्रेक ले लो। ठीक है, हाँ
हाँ, तो मैंने जैसे बताया कंट्री साइड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो 2 स्टोरीज़ हैं। सबसे पहली स्टोरी है अवध के बारे में, ठीक है? अवध में जो पीजेंट्स मूवमेंट हुई थी उसके बारे में ये स्टोरी है, ठीक है? तो इसको जो ये मूवमेंट थी ये बाबा रामचंद्र जी द्वारा लीड की गई थी, इनके द्वारा लीड की गई थी, ठीक है? क्यों इन किसके अगेंस्ट लीड की गई थी? मतलब किसके अगेंस्ट की गई थी ये मूवमेंट? ये मूवमेंट की गई थी तुलकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ। क्यों? क्योंकि ये हम स मतलब जो पीजेंट्स थे उनसे बेगार करवाते थे, ये बैगर नहीं है, बेगार है। यहाँ मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया। बेगार क्या होता है? बेगार होता है कि भाई तुमसे काम करवाया जाएगा और तुम्हें तुम्हें कुछ पैसे भी नहीं मिलेंगे, मतलब विदाउट पेमेंट यू हैव टू डू द वर्क, ठीक है? तो जो पीजेंट्स थे उनसे बेगार के करवाया जाता था, ठीक है? और उनको जो रेवेन्यू पे करना पड़ता था वो भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था, ठीक है? तो बाबा रामचंद्र जी ने इनके अगेंस्ट ये मूवमेंट चालू करी और पीजेंट्स बेसिकली यही चाहते थे कि जो बेगार है उसको खत्म कर दिया जाए और जो रेवेन्यू है उसमें थोड़ा रिडक्शन किया जाए, ठीक है? अब पीजेंट्स ने इसके लिए क्या-क्या किया? पीजेंट्स ने नायदोबी बाँध स्टार्ट करी। नायदोबी बाँध क्या होता है? नायदोबी बाँध के अंदर जो पीजेंट्स थे वो बेसिकली तुलकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स को जो बेसिक फैसिलिटीज़ थे वो प्रोवाइड नहीं करते थे। मतलब बाल बाल नहीं काटते थे, कपड़े नहीं धोते थे। ये सब उन्होंने प्रोवाइड करना बंद कर दिया था तुलकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स को, ठीक है? अब आओ किसान सभा। आओ किसान सभा स्टार्ट करी थी जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र जी ने मिलके, ठीक है? अब जवाहरलाल नेहरू खुद जाते थे विलेजेस में और लोगों से बात करते थे, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते थे और उनके मतलब उनसे क्या उनके लिए क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है वो सब ये खुद करते थे, ठीक है? और ये इतनी ज़्यादा फेमस हो गई थी कि ये 3 महीने में इसकी 300 ऑर्गनाइजेशंस बन गई थी, ठीक है? तो अब तुम खुद ही सोच सकते हो कि क्या-क्या हुआ था, ठीक है? तो जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र जी ने औध किसान सभा स्टार्ट करी थी। अब जो कांग्रेस थी वो बेसिकली पीजेंट्स को सपोर्ट करना नहीं चाहती थी क्योंकि वो बार-बार वॉयलेंस को अडॉप्ट कर लेते थे। वो बाज़ार्स लूटते थे और तुलकदार्स और लैंडलॉर्ड्स पे अटैक करते थे और बार-बार महात्मा गांधी का नाम लिया जाता था कि भाई हम महात्मा गांधी को फॉलो कर रहे हैं और हम उनके बताए हुए रास्ते पे जा रहे हैं। तो बार-बार महात्मा गांधी का नाम सामने रख दिया जाता था जब भी वो मतलब ये सारी चीज़ें करते थे, तो ठीक है? तो अब दूसरी स्टोरी में हम ट्राइबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली क्या हुआ था देखो, अ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ट्राइबल्स को अलाउ नहीं करती थी कि वो फॉरेस्ट में जाएँ और मतलब फॉरेस्ट में जाना ट्राइबल्स को अलाउड था नहीं, ठीक है? तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने ये मना कर दिया था कि ट्राइबल्स जो हैं वो फॉरेस्ट में जाएँगे। मतलब वहाँ पे जो बेसिकली इंडियंस ही समझ लो उनको फॉरेस्ट में जाना अलाउड नहीं था कुछ पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है? तो जो ट्राइबल्स थे उनका ये मानना था कि भाई ये हमारा बेसिक राइट है और हमें 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 इसकी इजाज़त दी जाए कि हम लोग फॉरेस्ट में जाएँ क्योंकि बेसिकली उन्होंने हमारा बचपन वहीं पे बीता है, हमने सारी चीज़ें वहाँ पे करी हैं और अब तुम हमें अ, फॉरेस्ट के अंदर नहीं जाने दे रहे हो। तो एक वो होता है ना कि गुस्सा हो गए थे लोग और इन्होंने जो ट्राइबल्स थे उन्होंने मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट करी। मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट करी अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट और रीजन मैंने तुम्हें बता दिया। ये लाइन कुछ ज़्यादा ही टेढ़ी-मेढ़ी हो रही है। उन्होंने मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट करी। गुरिल्ला या जोरिल्ला जो भी है, आई डोंट नो, ठीक है? ये मूवमेंट स्टार्ट करी अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, रीज़न मैंने तुम्हें बता दिया क्योंकि वो उनको अलाउड नहीं था कि वो फॉरेस्ट में जाएँ, ठीक है? अब जो ट्राइबल्स थे वो गांधी जी के आइडिया के एकदम अपोजिट सोचते थे। गांधी जी का जो आइडिया था नॉन वायलेंस का कि हमें कभी भी वायलेंट तरीके से अपनी चीज़ मतलब लड़ाई नहीं करनी है बेसिकली। तो ये गांधी जी के आइडिया से एकदम अपोजिट सोचते थे। इनका मानना था कि हम अब अच्छा, मैं अभी नहीं डिस्क्लोज़ कर रहा, आगे बताऊँगा। अभी आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे, अल्लूरी सीताराम राजू जी के बारे में, ठीक है? तो उन उन उसमें ये पॉइंट मैं समझाऊँगा, ठीक है? तो बेसिकली जो ट्राइबल्स थे वो अपोज़ कर मतलब उनका जो थिंकिंग थी वो अलग थी गांधी जी के आइडिया से, नॉन वायलेंट मतलब वो वायलेंस को सपोर्ट करते थे और गांधी जी का जो आइडिया था नॉन वायलेंस का वो एकदम अपोज़िट ही सोचते थे, ठीक है? गांधी जी के उस आइडिया से। अब वो चाहते थे उनकी वो बे बे उनका भी बे इनको भी बेगा वो बेगार को अबॉलिश करवाना चाहते थे क्योंकि क्योंकि उनसे ज़बरदस्ती बेगार करवाया जाता था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो बेगार करवाती थी ट्राइबल्स से और बेगार क्या होता है मैंने जस्ट अभी समझाया, ठीक है? जस्ट अभी समझाया, ध्यान से सुनो। अब बात करते हैं अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में।
बद्री सीताराम राजू ये क्लेम करते थे कि इनके पास कुछ स्पेशल पावर्स है, मतलब ये एक बुलेट शॉट को सरवाइव कर सकते हैं, मतलब इनको अगर कोई गोली मारे तो इनको कुछ नहीं होगा, और इवन ये पीपल को हील कर सकते थे। ठीक है, तो और इसके बाद ये गांधी जी के आइडिया से भी बहुत इंस्पायर थे। ये लोगों को बोलते थे कि वो खादी पहने, लोगों को इंस्पायर करते थे कि वो खादी पहने, और जो लेकर शॉप्स थी या फिर लेकर थी उसको वर्कआउट करें। ठीक है, अब बट इनका जो मैंने जैसे तुम्हें बताया, इनकी आइडिया थोड़ा सा अलग था। जो गांधी जी थे वो हमेशा नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे, लेकिन इनका मानना था कि इंडिया तभी आजाद हो सकता है अगर वायलेंस को अडॉप्ट किया जाए। ठीक है, मतलब वायलेंट तरीके से ही इंडिया को आजाद किया जा सकता है। ठीक है, मतलब अगर लोग लड़ाइयाँ करें तभी आजाद हो सकता है, नहीं तो नॉन वायलेंस तरीके से तो भाई इंडिया आजाद नहीं हो पाएगा कभी भी। ठीक है, लेकिन 1924 में इनको पकड़ लिया गया और इनको मार दिया गया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो यही दो स्टोरीज थी। अब पढ़ते हैं प्लांटेशन फील्ड के बारे में, ये भी बेसिकली स्टोरी ही है। ठीक है, तो अंडर इनलैंड में, मतलब स्टोरी मैंने बोला तो ये सच ही बात है। ठीक है, स्टोरी मतलब ये मत समझ लेना कि मैं कुछ भी बता रहा हूँ, ये सच बात। ठीक है, तो अब प्लांटेशन फील्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अंडर इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1856, इसमें जो वर्कर्स थे उनको ये अलाउड नहीं था कि वो प्लांटेशन फील्ड को छोड़ के जा सके बिना किसी परमिशन के। ठीक है, तो अब जब ये सारी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वगैरह ये सब फैलने लग गई, तो जब लोगों ने इनके बारे में सुना, तो जो प्लांटेशन फील्ड के वर्कर थे उन्होंने सोचा कि भाई अब गांधी राज आ चुका। गांधी राज मतलब गांधी जी अब रूल करने लग गए बेसिकली, तो अब वो अपने घर जा सकते हैं, एंड नाउ दे कैन गो बैक टू देयर विलेजेस। ठीक है, तो जब उन्होंने इसके बारे में सुना तो उनको लगा गांधी राज आ चुका है, और वो वापस अपने घर जाने लग गए। अब रास्ते में जो पुलिस थी, इन्होंने ब्रूटली, मतलब बहुत भयानक तरीके से, समझ लो बहुत भयानक तरीके से, जो वर्कर्स प्लांटेशन फील्ड को छोड़ के जा रहे थे उनको पीटा, क्योंकि उन्होंने इस एक्ट को तोड़ा था। ठीक है, इस एक्ट को तोड़ा था। जब लोगों ने इसको, उनको उनको क्योंकि आइडिया था नहीं कि हम लोग अब, क्योंकि उनको लग रहा था कि गांधी राज आ चुका है तो अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और अब हम अपने घर जा सकते हैं। लेकिन जब वो जा रहे थे अपने घर, तो रास्ते में पुलिस ने उनको पकड़ लिया और बहुत ही बुरी तरीके से मारा। ठीक है, अब कॉलिंग ऑफ एनसीएम मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, थोड़ी थोड़ी शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूँ मैं। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस क्यों ले ली गई, मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बेसिकली बंद क्यों कर दी गई? तो ये बंद करी गई थी चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद। चौरी चौरा इंसिडेंट क्या हुआ था, क्या हाँ हुआ था, ये सब मैं बताता हूँ। देखो, चौरी चौरा एक जगह है यूपी के गोरखपुर में। ठीक है, तो वहां पर पुलिस हाँ, पुलिस और लोगों के बीच में क्लैशेस हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉयलेंस होने लग गया था, और गांधी जी को अब ये लगा कि भाई अब हर जगह ही वॉयलेंस हो रहा है, और हर जगह ही मतलब बहुत ज्यादा वॉयलेंट हो रही हैं चीजें, तो उन्होंने इसलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। ठीक है, अब पढ़ते हैं स्वराज पार्टी के बारे में। स्वराज पार्टी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस जी ने, सब ने मिलके बहुत, मतलब इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे है मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। ठीक है, तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ कर ली गई, तो अब जो कांग्रेस में जो लीडर्स थे उनका ये मानना था कि अब तो भाई कोई मूवमेंट नहीं चल रही है, तो अब हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और वो जीत जाते हैं, तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर रह के ही उनकी पॉलिसीज को अपोज कर लेंगे। ठीक है, उनका मतलब आइडिया देखो कितना सही था कि वो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक पार्ट बन जाते हैं और वो उनको अंदर से ही अपोज करते। ठीक है, तो ये एक आइडिया था, और वो चाहते थे इसलिए कि काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें। तो मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास जी ने मिलके यहाँ पे स्टार्ट करी थी स्वराज पार्टी। यहाँ से स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, तुम्हें पता चलेगा कि स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन कैसे हुई। अब 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 देखो, अब ये पढ़ेंगे टू फैक्टर्स दैट शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स। इसमें से पहला पॉइंट है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो बेसिकली ये जब हुआ था, तो ये तो वैसे देखो पूरे वर्ल्ड में इसका बहुत बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा था। इंडिया में क्या हुआ था, इंडिया में एग्रीकल्चरल क्राइसिस आ गया था। ठीक है, तो इंडिया में भी बहुत इकोनॉमी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हुई थी, एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर क्राइसिस आ गया था। ठीक है, अब दूसरा रीजन है साइमन कमीशन।
साइमन कमीशन ये एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसलिए मैंने ये तुम्हें जल्दी समझा दिया। लेकिन साइमन कमीशन एक बड़ा टॉपिक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। साइमन कमीशन क्या है अब बताता हूँ। ये 1928 में आई थी। तो बेसिकली मतलब आई क्या थी, बनी भी थी, आई भी थी, जो भी कहना चाहो कह सकते हो। तो साइमन कमीशन जो थी, इसके हेड थे सर जॉन साइमन। ये जो कमीशन थी, ये बेसिकली इसलिए फॉर्म की गई थी ताकि ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते और इसमें कुछ चेंजेस चेंजेस क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, चेंजेस सजेस्ट करते। ठीक है, सामने ही लिखा, मैंने देखा नहीं। तो ये कमीशन इसलिए बनाई गई थी, मैंने बता दी क्यों, क्योंकि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करने के लिए इस कमीशन को बनाया गया था। ठीक है, तो दिक्कत इस बात की है, देखो, क्योंकि अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करवाया जा रहा था, तो अब दिक्कत की क्या बात है। अब तुम लोग तो सोचोगे कोई बात नहीं भाई, थोड़े चेंजेस ही तो होंगे, तो आप ब्रिटिश गवर्नमेंट की हो सकता है पावर कम की जाए। लेकिन दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी कि जो साइमन कमीशन थी वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने जा रही थी, और उसमें एक भी इंडियन मेंबर ही नहीं था। हाँ, तो अब इंडियन मेंबर एक भी नहीं था, तो अब इसके बहुत ज्यादा चांसेस थे कि जो चेंजेस किए किए जाते वो भी ब्रिटिश के फेवर में ही किए जाते। ठीक है, तो इसलिए लोगों ने इसको बॉयकॉट, समझ लो बॉयकॉट ही करा, और जब ये इंडिया में आई तो इसका स्वागत ही इस स्लोगन से किया गया, गो बैक साइमन। ये तुमने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार किसी का मजाक उड़ाते हुए बोल दिया होगा, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। लेकिन ये गो बैक साइमन यहाँ से निकला था। ठीक है, तो जब ये इंडिया आई थी तो इसका स्वागत ही गो बैक साइमन स्लोगन से हुआ था। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, ट्विस्ट की बात क्या है, ट्विस्ट की बात क्या है। तो देखो, जब साइमन कमीशन को बेसिकली इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करने को मिल रहा था, तो जो लॉर्ड इरविन थे उस टाइम पे वाइसरॉय जो थे इंग्लैंड के, ठीक है, तो उन्होंने डोमिनियन स्टेटस ऑफर किया इंडियंस को, मतलब हमें डोमिनियन स्टेटस ऑफर किया। इसमें क्या था, इसमें बेसिकली समझ लो ये हमारी कंट्री है, इस कंट्री में हम लोग ही रूल करते, लेकिन हम तब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही आते। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट अब कंट्री में रूल नहीं करती, लेकिन फिर भी हम मतलब कंट्री में इंडियंस ही रूल करते। ठीक है, इंडियन लीडर्स ही रूल करते, लेकिन फिर भी हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही आते, मतलब ब्रिटिश के अंदर ही आते। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये रखा उन्होंने कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली है 1929 में, उसमें भी हमें एक पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, बट ये क्या लिखते हैं, इट वॉज नॉट एग्रीड, इट वॉज नॉट एग्रीड। ठीक है, अब इसके आगे की भी बातें सुनो, अभी मैंने तुम्हें बताई बहुत कम बातें हैं। अब जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस जी को जब इसके बारे में पता चला, तो वो उनका ये था कि भाई ये छोटी मोटी चीजें हमें नहीं चाहिए, हमें तो भाई पूरा इंडिया चाहिए, हमें पूरा फुल, मतलब पूरा इंडिया मतलब फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, हमें चाहिए बेसिकली पूर्ण स्वराज। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस जी का ये मानना था। और 26 जनवरी 1930 26 जनवरी 1930 को ये डिक्लेयर, मतलब उस दिन ये डिक्लेयर ही कर दिया गया था कि 26 जनवरी 1930 हमारा ऐसा दिन होगा जिस दिन हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस जी का ये मानना था कि हमें छोटी मोटी चीजें नहीं चाहिए, हमें तो भाई पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब पूर्ण मतलब पूरा, और स्वराज मतलब इंडिपेंडेंस ही समझ लो भाई, तुम इंडिपेंडेंस ही होता है बेसिकली इसका मतलब। ठीक है, अब पढ़ते हैं सॉल्ट मार्च, इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग देख लो। सबसे पहले ये स्टार्ट हुई थी 11 मार्च 1930 और एंड हुई थी 6 अप्रैल 1930। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, अब बताता हूँ। तो बेसिकली उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सॉल्ट पे टैक्स लगा दिया था, और गांधी जी को ये पसंद नहीं था। गांधी जी ने सोचा कि भाई ये एक बेसिक चीज है, मतलब ये बेसिक एसेसरी है जो सब लोग कंज्यूम करते हैं, चाहे वो रिच हो या पुअर हो या फिर मिडिल क्लास हो, सब लोग इस चीज को कंज्यूम करते हैं, और हमें इस पे टैक्स पे करने की कोई जरूरत नहीं है, और हमें इस पे टैक्स पे नहीं करना है। ठीक है, तो गांधी जी ने एक लेटर लिखा लॉर्ड इरविन को। कौन थे वो, मैंने अभी बताया, ध्यान से, अगर याद नहीं आ रहा तो ध्यान से नहीं सुन रहे हो। ठीक है, तो गांधी जी ने एक लेटर लिखा लॉर्ड इरविन को, और उस लेटर में उन्होंने 11 डिमांड्स को मेंशन किया, और ये बोला कि 11 मार्च 1930 तक इसे इन सारी डिमांड्स को पूरा कर देना चाहिए, नहीं तो फिर जो मैं करूंगा वो मेरी मर्जी होगी, फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो 11 मार्च तक डिमांड्स को माना नहीं गया, तो गांधी जी ने
देखो, वन सच डिमांड वाज द अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। क्या होता है मैंने तुम्हें अभी बता दिया, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, जब इन डिमांड्स को माना नहीं गया तो गांधी जी ने एक सॉल्ट मार्च स्टार्ट करी विद हिज 78 वॉलंटियर्स। कहाँ से कहाँ तक थी मैं बताता हूँ। गांधी जी ने ये मार्च स्टार्ट करी साबरमती से दांडी तक की ये मार्च थी। साबरमती ये गांधी जी का आश्रम है, ठीक है। ये साबरमती से दांडी तक की ये मार्च थी और इसमें इन्होंने 240 माइल्स इन 24 डेज कवर किए। बेसिकली इन्होंने एक दिन में 10 माइल कवर करते थे, ठीक है। अच्छा, ये 78 जो वॉलंटियर्स की बात है, इसमें एक मस्त बात की बात बताता हूँ। देखो, तुम लोग सोच रहे हो कि ये जो 78 वॉलंटियर्स हैं ये बहुत 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 क्लेवर होंगे या फिर बहुत बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा सोचे समझे लोग होंगे, ठीक है, जो बहुत ज्यादा अच्छे डिसीजंस लेते हैं, ऐसे लोग होंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। गांधी जी ने 78 वॉलंटियर्स ऐसे चुने जो तेज चल सके, ठीक है। मतलब मुझे पता है कि तुम लोग को लग रहा हो कि ये कितनी छोटी बात है, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ यही था। उन्होंने 78 वॉलंटियर्स ऐसे चुने जो तेज चल सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने साबरमती से मार्च स्टार्ट करी, दांडी तक की मार्च थी। और जब वो दांडी पहुंचे तो उन्होंने खुद का सॉल्ट बनाया, मतलब खुद से सॉल्ट बनाया और बोला कि देखो, तुम लोग टैक्स लगा रहे हो और हमने खुद का ही सॉल्ट बना लिया, ठीक है। तो यहाँ से सिविल डिसोबियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। आगे तुम पढ़ोगे सिविल डिसोबियंस मूवमेंट के बारे में। बेसिकली तुम अभी आइडिया ले लो बस। सिविल डिसोबियंस मूवमेंट, इसमें बेसिकली ये था कि जो लॉज बनाए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उनको लोग ब्रेक करना चालू कर दिए थे, ठीक है। तो गांधी जी ने सबसे पहले तो इसकी स्टार्टिंग करी दी थी जब उन्होंने सॉल्ट पे टैक्स पे करने के बजाय उन्होंने खुद का सॉल्ट बना लिया, ठीक है। तो लोगों ने जब इसके बारे में सुना तो उन्होंने भी सिविल डिसोबियंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना चालू कर दिया। और बेसिकली वो लोग जो लॉज थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उसको उन्होंने ब्रेक करना चालू कर दिया। वो खुद जो सॉल्ट थे वो खुद बनाने लग गए थे, और जितने भी लॉज वगैरह थे वो उनको थोड़ा थोड़ा करके ब्रेक करने लगे। थोड़ा थोड़ा मतलब जो लॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे उनको वो लोग जो इंडियंस थे, मतलब हम लोग जो थे, हम लोग ब्रेक करने लग गए थे। हम लोग मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि हम लोग अभी प्रेजेंट डे पे हैं, तो तुम लोग रिलेट नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमने नहीं तोड़ा है ऐसा कुछ। तो जो उस टाइम पे जो लोग थे उन्होंने इनको ब्रेक करना चालू कर दिया था, ठीक है, जो लॉस थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। अब गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन था? गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जो बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट कर दिया, जिसमें से एक अब्दुल गफ्फार खान एंड महात्मा गांधी जी थे, ठीक है। तो अब्दुल गफ्फार खान जी जो हैं, ये बेसिकली नॉर्थ इंडिया में इनको महात्मा गांधी जितनी ही रिस्पेक्ट दी जाती है। मतलब तुमने नाम शायद पहली बार सुना हो, बट जैसे हम महात्मा गांधी जी को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, वैसे ही अब्दुल गफ्फार खान को नॉर्थ इंडिया में बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जब बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट कर दिया, जिसमें से अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी थे, तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। बहुत सारे, मतलब बहुत बड़ी मास में लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद गांधी जी और जो लॉर्ड इरविन थे, उनके बीच में एक पैक्ट साइन होता है। कब होता है? 5 मार्च 1931 को, ठीक है। इसमें क्या था, बेसिकली गांधी जी को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेने का मौका, मतलब उनको बुलाया गया था कि भाई आप सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लीजिए। पहली कब थी वो कमेंट करके बताना, मैंने अभी बताई थी, ठीक है। तो गांधी जी को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेने का मौका मिला, मतलब उन्होंने बेसिकली पार्ट लिया। कब हुई थी वो? दिसंबर 1931 में हुई थी, ठीक है। लेकिन गांधी जी को इससे बहुत ज्यादा निराशा मिली। निराशा मतलब फिर से भारी हिंदी वर्ड। गांधी जी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए। उनको लगा कि भाई अब हो सकता है हमारे फेवर में मतलब कुछ निकले, बट ऐसा तो कुछ था नहीं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो गांधी जी काफी ज्यादा निराश हो गए। तो उन्होंने फिर से जो सिविल डिसोबियंट मूवमेंट थी उसको स्टार्ट कर दिया। सिविल डिसोबियंट मूवमेंट यहाँ पे जब गांधी जी को पता चला कि लोग फिर से प्रोटेस्ट करने लग गए और वॉयलेंट तरीके लोग अपना रहे थे, तो गांधी जी ने यहाँ पे बंद कर दी थी सिविल डिसोबियंट मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद गांधी जी ने जब ये हुआ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, अब गांधी जी को निराशा मिली, तो गांधी जी ने सिविल डिसोबियंट मूवमेंट फिर से स्टार्ट करी। लेकिन इस बार ये अनसक्सेसफुल थी। मैंने यहाँ पे फिर गलत किया। इस बार जो सिविल डिसोबियंट मूवमेंट थी वो अनसक्सेसफुल थी, क्योंकि लोग के बीच में ये आ गया था कि भाई हम जितनी बार पार्टिसिपेट करते हैं जरा सा वॉयलेंस होते हैं और गांधी जी पूरी मूवमेंट ही खत्म कर देते हैं। तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसलिए पार्टिसिपेट ही नहीं करा, और इसलिए एक अनसक्सेसफुल मूवमेंट थी। अब देखते हैं कि लोगों ने इसको कैसे देखा, हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट।
तो इसमें बेसिकली हम तीन तीन उसमें डिवाइड कर रहे हैं मैंने, मतलब तीन कैटेगरीज में डिवाइड हो रखी है ये जो टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हम कंट्री साइड के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे टाउन्स के बारे में, और फिर पढ़ेंगे लास्ट में वुमेन के बारे में। ठीक है, तो कंट्री साइड में सबसे पहले रिच फार्मर्स एंड लैंडलॉर्ड्स के बारे में देख लेते हैं। तो इन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा क्योंकि जो रेवेन्यू इनको पे करना पड़ता था वो बहुत ज्यादा था, तो वो उनको कम कराना चाहते थे। और सेकेंड पॉइंट था कि जो उनके एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल गुड्स के जो प्राइस थे वो डिक्रीज होने लग गए, तो इसलिए इन्होंने पार्टिसिपेट करा। इनके जो रीजंस है, इन रीजंस की वजह से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, मतलब रिच फार्मर्स एंड लैंडलॉर्ड्स ने। और तीसरा रीजन यही था कि उनको खुद, मतलब उनको इंडिपेंडेंस चाहिए थी। ठीक है, तो ये तीन रीजंस थे जिसके लिए जो रिच फार्मर्स एंड लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा। दूसरा पढ़ेंगे पुअर पीजेंट्स के बारे में, मतलब जस्ट इनके अपोजिट। तो पुअर पीजेंट्स ने क्या, इनका तो पहला पॉइंट यही था, हाई रेवेन्यू, मतलब इनको जो रेवेन्यू था वो उनको कम करवाना था। और इनका ये था कि भाई जो हमारा अनपेड रेंट है उसको खत्म कर दिया जाए। ठीक है, अब ये बहुत मतलब रेडिकल मूवमेंट्स, मतलब ये बेसिकली ये भी बहुत ज्यादा वायलेंस वाले मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते थे, तो इसलिए कांग्रेस नहीं चाहती थी कि हम इनको, कांग्रेस बेसिकली इनको सपोर्ट नहीं करना चाहती थी इसी रीजन की वजह से। ठीक है, अब दूसरा टाउन्स में हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल ओनर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बारे में। मैं जरा मिटा दूं, कुछ ज्यादा ही बेकार बन रहा है ये। तो इंडस्ट्रियल ओनर्स बेसिकली इसलिए पार्टिसिपेट किए थे क्योंकि जो फॉरेन गुड्स का जो कंपटीशन था वो कुछ ज्यादा ही था, और वो चाहते थे कि यह ना हो। इसलिए वो, मतलब उनका ये था कि भाई हमारी कंट्री से खत्म कर दो, हमारी कंट्री से हटा ही दो। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल ओनर्स ने इसलिए मतलब इसलिए इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया क्योंकि उनको फॉरेन कंपटीशन नहीं चाहिए था। ठीक है, और उसके बाद इंडस्ट्रियल वर्कर्स। अब देखो एक बात देखो, इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड इंडस्ट्रियल ओनर्स दोनों के बीच में समझ लो अपोजिट पोल्स ही थे वो, मतलब लड़ाई झगड़ा वगैरह रहता था। ठीक है, तो कांग्रेस भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स को सपोर्ट नहीं करती थी। और थर्ड पॉइंट ये है कि ये गांधीयन आइडियोलॉजी के साथ इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, अब वुमेन के बारे में। अब वुमेन जो थी, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, पहला तो इन्होंने प्रोटेस्ट करा, इन्होंने सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया, और इनकी सिंबॉलिक प्रेजेंस, ये आगे पढ़ोगे। ठीक है, सिंबॉलिक प्रेजेंस ये आगे पढ़ोगे। और इनका ये मानना था कि ये जो कर रही है ये इनकी सेक्रेट ड्यूटी, मतलब बेसिकली पवित्र काम है ये। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। अब लास्ट ब्रेक है, अब फिर से बहुत ज्यादा थक गया बोलते बोलते, और इस ब्रेक के बाद चैप्टर खत्म। ठीक है, सो आई होप कि तुमने भी ब्रेक लिया होगा, मैंने भी ले लिया। अब देखते हैं सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की कुछ लिमिटेशंस थी, और क्या थी वो लिमिटेशंस। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, उस टाइम पे जो लोअर कास्ट पीपल थे उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी जितने कि नॉर्मल जो मतलब समझ लो जैसे SC एंड ST जो इन कास्ट में लाइक करते थे, उनको इतनी ज्यादा इज्जत बेसिकली नहीं दी जाती थी, उनको ना वो इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। ठीक है, तो इसलिए बहुत जो हर कास्ट के जो लोग थे वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बेसिकली ये था कि कांग्रेस के लोग ही नहीं चाहते थे कि ये लोग पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि मतलब उनका ये मानना था कि इनसे जो हो सकता है हायर कास्ट जो पीपल हैं उनको बुरा लगे, और इसलिए वो उसमें पार्टिसिपेट ना करें। ठीक है, तो इसलिए जो कांग्रेस के जो कुछ लीडर्स थे वो नहीं चाहते थे कि वो दलित्स हैं वो पार्टिसिपेट करें इस मूवमेंट में। ठीक है, वो मतलब उनका वो नहीं चाहते थे कि वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। अब गांधी जी को जब इसके बारे में पता चला, तो गांधी जी ने इनको जो दलित्स थे इनको टाइटल दिया हरिजन का। हरिजन मतलब गॉड्स फेवरेट का, जो भगवान है उनके प्रिय। ठीक है, तो गांधी जी ने दलित्स को ये टाइटल दिया, और ये बेसिकली खुद टॉयलेट्स वगैरह साफ करते थे और छोटे मोटे काम करते थे, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हर काम बड़ा है, कोई भी काम ऐसे छोटा या बड़ा नहीं होता है। ठीक है, हर काम इज इक्वल। ठीक है, अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये भी एक बहुत ही अच्छे लीडर थे। भीमराव अंबेडकर भी लोअर कास्ट में ही लाइक करते थे। ठीक है,
तो गांधी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले तो ये चाहते थे कि इनको एक सेपरेट इलेक्ट्रोट मिले। इलेक्ट्रोट मतलब इनको एक सेपरेट कंट्री मिल जाए, एक अलग ही कंट्री मिल जाए जहाँ पे ये दलित्स रह सकें, ठीक है। तो लेकिन जब गांधी जी को इसके बारे में पता चला तो गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि भाई कंट्री यूनाइट हो जाए किसी तरीके से, उसके बाद आजादी आराम से मिल जाएगी, आजादी मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो गांधी जी सबको यूनाइट करना चाहते थे। लेकिन जब भीमराव अंबेडकर जी ने ये बात रखी कि उनको एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, तो गांधी जी ने फास्ट करना चालू कर दिया और बोला कि जब तक तुम इस डिमांड को अब खत्म नहीं कर देते मैं तब तक फास्ट करूंगा, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया कि भीमराव अंबेडकर बहुत अच्छे लीडर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत अच्छे लीडर थे, तो इसलिए इन्होंने इस डिमांड को खत्म कर दिया। और बाद में ये क्या बोलते हैं, गांधी जी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में, इन दोनों के बीच में एक पैक्ट साइन होता है 1932 में, जिसे पूना पैक्ट बोला जाता है। 1932 सितंबर में ये साइन हुआ था, जिसमें दलित्स को रिजर्वेशंस मिल गई थी, ठीक है। अब मोहम्मद अली जिन्ना एंड एम.आर. जयकर के बारे में बात करते हैं। तो देखो, कांग्रेस एक हिंदू डोमिनेटेड पार्टी थी, ठीक है। पहले से ही मतलब पहले कांग्रेस एक हिंदू डोमिनेटेड पार्टी थी। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो उनको पहले सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए था, मतलब उनको भी पहले एक कंट्री ही चाहिए थी, अलग कंट्री चाहिए थी। लेकिन इनको मनाया गया और इनको भी रिजर्वेशंस की बात तक ले आया गया था कि हम भी आपको रिजर्व सीट्स दे देंगे। लेकिन जो एम.आर. जयकर थे, इन्होंने बोल दिया कि नहीं भाई, हम तो नहीं देंगे तुम्हें रिजर्व सीट्स, और जो करना है कर लो। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने फिर इसके बाद इनको एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया, जिसे पाकिस्तान बोला जाता है। हिंदूज एंड मुस्लिम्स की बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस बन गई थी, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बन गई थी। अब जब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी, अलग अलग रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस बन गई थी, तो लोगों के बीच में डिस्ट्रेस का वो फील आने लग गई थी। मतलब इफ यू आर मुस्लिम एंड आई एम हिंदू, देन हम लोग एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग एक दूसरे को दुश्मन है, ऐसा सा हो गया था उस टाइम पे, ठीक है। और इसी की वजह से जो विजन था, जो लोग खाली अपने रिलीजन को देखते थे और कंट्री को नहीं देखते थे, ठीक है। तो ये हुआ था उस टाइम पे। अब बात करते हैं सेल्फ ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। लोगों को बेसिकली एकजुट कैसे किया गया। तो मैंने अभी तुम्हें जैसे बताया, वुमेन को सिंबॉलिक प्रेजेंस दी गई, तो मैं बात कर रहा था भारत माता के बारे में। तो भारत माता की जो इमेज है वो सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाई थी। इन्होंने ही वंदे मातरम लिखा था। ये सब 1 मार्कर क्वेश्चन है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सबसे पहले भारत माता की इमेज बनाई थी और इन्होंने ही वंदे मातरम लिखा था। उसके बाद अबिंद्रनाथ टैगोर जी ने भी भारत माता की एक इमेज बनाई और अपनी इमेज में इन्होंने भारत माता का भारत माता को बहुत काम और कंपोज दिखाया, जो कि हमारी कंट्री को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद जो इंडियन फोकलोर ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया लोगों को एकजुट करने में। रविंद्रनाथ टैगोर एंड नतेसा शास्त्री, इन दोनों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। नतेसा शास्त्री की ये बुक है द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया, इसने बहुत ज्यादा हेल्प करी लोगों को बेसिकली यूनाइट करने में, ठीक है। अब वो ट्राई कलर फ्लैग, अब ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद चैप्टर खत्म। इसके बाद बस हम दो स्लाइड है, इनको करेंगे और फिर चैप्टर खत्म, ठीक है। एक क्वेश्चन है जो मैं बाद में दूंगा, ठीक है। तो जो सबसे पहला फ्लैग था उसमें बेसिकली ये ऐसा दिखता था, ठीक है। ये मतलब शायद बुक में फिगर इमेज, मेरे को नहीं लगता, शायद है या फिर शायद नहीं है, मेरे को ऐसा कुछ आइडिया नहीं है। तो क्या था, तो इस फ्लैग में ये फ्लैग रेड ग्रीन एंड येलो था, रेड ग्रीन एंड येलो था, ठीक है। इसमें 8 लोटस थे, 8 लोटस थे जो ब्रिटिश प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते थे। तीसरी बात इसकी क्या थी कि इसने एक मिनट में जरा कोई और कलर ले लूं। इसमें एक मून था एंड एक सन था, जो अलग अलग रिलीजन्स को दिखाता था, बेसिकली रिप्रेजेंट करता था। जो ये मून था ये मुस्लिम्स को, एंड जो सन था वो हिंदूज को रिप्रेजेंट करता था। अब जो एक गांधी जी ने भी अपना एक फ्लैग बनाया था, जो ये देखो हमारे फ्लैग से ये बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, बस हमारे फ्लैग में ये नहीं है। हमारे मतलब ये जो चरखा है हमारे फ्लैग में नहीं है, हमारे फ्लैग में अशोक चक्र है, ठीक है।
तो अब अच्छा मेरे को एक बात बताना, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं, ये भी कमेंट करके बताना, ठीक है। अब ये जो गांधी जी ने ये अपना फ्लैग, गांधी जी ने खुद खुद ये फ्लैग बनाया था। गांधी जी ने बीच में यहाँ पे चरखा लगाया था, जो कि सेल्फ रिलायंट इंडिया या फिर आत्मनिर्भर भारत को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बाकी मैंने पॉइंट्स बता दिए। गांधी, ये ट्राई कलर था जिसमें ऑरेंज व्हाइट एंड ग्रीन, मतलब रेड व्हाइट एंड ग्रीन कलर है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है, दैट व्हेन डिड जलियांवाला बाग मैसेकर हैपन, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर दे देना, और जो मैंने बीच में कुछ क्वेश्चंस पूछे उसका भी आंसर देना। जिसने सारे क्वेश्चंस का आंसर सही दिया, आई पिन द कमेंट ऑफ दैट पर्सन। वैसे ज्यादा कमेंट आते ही नहीं, बट फिर भी अगर किसी ने दिया तो कर दूंगा। और थैंक यू, बस इतना ही था। सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू हियर। बेसिकली न्यू ही हो कि भाई पहली दूसरी वीडियो है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और कमेंट में पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर करना। ओके, बाय बाय।